चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 का जो थर्ड चैप्टर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक उसको शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देख लेते हैं, जो कि कहाँ पे होती है। जो पेल्विक रीजन जो होता है ना आपका, कमर वाले रीजन, वहाँ पर होती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर याद रखिएगा आपका कुछ है, जैसे कुछ आ जाता है एसेसरी डक्ट आ जाता है, कुछ एसेसरी ग्लैंड आ जाते हैं, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया आ जाता है, और टेस्टिज आ जाता है, ठीक, जो कि हमारा किस जो प्राइमरी पार्ट है उसके अंदर आती है, ठीक। जैसे वही बोला गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है ना, जो आपका कमर वाले रीजन में होती है, इसके अंदर आपका टेस्टिज आ जाता है, जो कि एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर कुछ ऐसे सारी डक्ट आ जाता है, ठीक, कुछ ग्लैंड्स आ जाते हैं, कुछ एक्सटर्नल जेनेटेलिया आ जाता है, जिसको एक्सटर्नल जेनेटेलिया मतलब पेनिस आ जाता है आपका, ठीक। चलिए समझते हैं जैसे इसका स्ट्रक्चर को, ठीक। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो आपका टेस्टिज, ठीक है ना, जिसके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होती है ना, ठीक, जिसके अंदर पाई जाती है, इसको हम लोग स्कॉटम बोलते हैं। क्यों इसके अंदर पाई जाती है? और इसलिए ताकि ये हमारे जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो होता है ना 39 डिग्री सेल्सियस, इससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर है जो प्रोवाइड कर दे, ताकि स्पर्म का जो क्या फॉर्मेशन आपका हो सके, ठीक। इसलिए होती है यहाँ पे, ठीक है ना। और जो टेस्टिज होता है ना, इसका साइज हमेशा या लेंथ जो है ना 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है, और ब्रेथ जो है ना 2 से आपका 3 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। ये टेस्टिज हो गया, ठीक। यहाँ से देखिए ये जो निकल रहा है ना आपका, यहाँ पे होता है रेटेड टेस्टिज आपका, ठीक। यहीं से आपका जो है ना सेमाइनल वेसाइकल डक्ट जो है ना आपका, सॉरी, जो जैसे आपका जो ये रेटेड टेस्टिज हो गया, रेटेड टेस्टिज जो है ना आपका जाके किस में खोलती है, ईपी भाषा फ्रेंसिया ना, उसमें जाके खुलती है भाषा फ्रेंसिया। एपिडिडाइमिस में जाके आपका खुलती है, और एपिडिडाइमिस आपका जो है भास डिफरेंस में जाके खुलता है। ये पतली सी जो डक्ट दिख रही है ना, ये देखिए भाषा डिफरेंस है, जो कि आपके एब्डोमेन कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर जो है ना उसके पीछे की तरफ से घूमते हुए आती है, ठीक। और ये जो सेमाइनल वेसाइकल आपका जो ग्लैंड है, इसके डक्ट से मिलकर एक कॉमन डक्ट है जो ये बना लेती है, ठीक। यहाँ पर जो कॉमन डक्ट, इसको हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, ठीक। और यहीं पे आपका एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि सिंगल होती है, ठीक। जबकि ये वाला जो ग्लैंड जो सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड होती है, याद रखिएगा ये 2 गो होती है, ठीक। अब ये जो हमारा इजैकुलेटरी डक्ट है ना, ये ये आगे की तरफ है जो क्या आती है ना, तो यहाँ पर एक और ग्लैंड देखने को मिलती है जिसको बार्थलिन ग्लैंड्स बोलते हैं, या फिर याद रखिएगा इसी को कॉपर्स ग्लैंड हम लोग बोलते हैं, जो कि 2 गो होती है नंबर में, ठीक। और ये जो हमारा जो हमारा जो इजैकुलेटरी डक्ट जो बना, ये जाके आपका यूरेथ्रा में खुलती है, और ये यूरेथ्रा के जरिए, ठीक है ना, आपका यूरिन स्पर्म ये सब बाहर निकल जाता है। ये जो यहाँ पर जो छोटा सा जो ओपनिंग होता है ना, इसको हम लोग यूरेथ्रल क्या भैया मीटस बोलते हैं, ये छोटा सा ओपनिंग को, ठीक, ठीक है ना, यूरेथ्रल ओरिफाइस या यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। और यहाँ पर जो एक आपका पेनिस होती है ना, एक पतली सी लेयर से घिरी रहती है, जिसको हम लोग क्या फोरस्किन बोलते हैं, ठीक। और इन लार्ज एंड जो होता है ना आपका, ठीक है, जो पेनिस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ग्लैंस पेनिस आपका बोलते हैं, ठीक। और जो पेनिस होता है ना, इसी को आप लोग हमारा कॉपुलेटरी ऑर्गन भी है जो क्या बोलते हैं, ठीक। इसलिए बोलते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन, क्योंकि मेल जो है ना अपना पेनिस पार्ट जो होता है ना, जिसको कॉपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं, फीमेल के वजाइना में इंसर्ट करता है, इसलिए इसको कॉपुलेटरी ऑर्गन हम लोग बोलते हैं, ठीक। देखिए ये सारा चीज़ें आपको हम लोग समझा दिए हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। जैसे टेस्टिस के बारे में बात करें तो एडल्ट की जो टेस्टिस जो होता है ना, उसका शेप कैसा होता है, ओवल होती है। लेंथ देखिए 4 से 5 सेंटीमीटर बोल रहा है, ब्रेथ 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, पेयर्ड होती है, 2 होता है। और हमारा टेस्टिस एब्डोमेन कैविटी के बाहर होती है, इसीलिए एक्सटर्नल एब्डोमिनल टेस्टिस है जो बोलते हैं, ठीक, ठीक है ना। और वही बोला गया कि जो कि स्कॉटम के अंदर होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक, इसलिए होती है क्योंकि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम में जो टेम्परेचर प्रोवाइड करती है हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके, ठीक। एक टेस्टिस के अंदर याद रखिएगा
250 गो टेस्टिकुलर लॉब्यूल देखने को मिलता है, ठीक है ना। मतलब 250 को कंपार्टमेंट देखने को मिलता है जिसको टेस्टिकुलर क्या हुई है लॉब्यूल बोलते हैं, ठीक। और एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या सेमीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये याद रखिएगा आप, ठीक है ना। जैसे इसको हम समझा देते हैं, नहीं तो एक छोटा सा डायग्राम बना के यहाँ पर, ठीक। जैसे ये आपका टेस्टिज है, ठीक। इसके अंदर ये याद रखिएगा ऐसे लंबे लंबे, ठीक है ना, जो है ना ये करीब 200 होते हैं, 250 नंबर में होते हैं जिसको क्या टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं हम लोग, ठीक। और इसी के बीच में 3 गो हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस प्रकार, 1 2 1 3, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए सेमीफेरस ट्यूब्यूल बोला जा रहा है ना कि इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। अब हो गया कन्फ्यूजन क्लियर। अब देखते हैं कुछ ऐसे भी याद रखिएगा कि ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें टेस्टिज जो होती है ना एब्डोमेन कैविटी के अंदर होती है, उनको इंटरनल एब्डोमिनल टेस्टिज बोलते हैं। इसका एग्जांपल आप याद रखिएगा, जैसे कि आपका एलिफेंट हो गया, एक्वेटिक मैमल्स हो गए हैं, ठीक। या फिर जो प्रोटोथेरियंस होते हैं इनके अंदर एब्डोमेन कैविटी के अंदर ही टेस्टिज होता है, ठीक। अब इनसाइड सेमीफेरस ट्यूब्यूल, जो आपका सेमीफेरस जो ट्यूब्यूल होता है ना, चलिए इसको भी आपको समझा देते हैं तो आसानी होगा समझने में। जैसे ये मान लिया जाए आपका क्या है सेमीफेरस ट्यूब्यूल है आपका, ठीक। ये आपका हो गया सेमीफेरस ट्यूब्यूल। इसके अंदर याद रखिएगा कि छोटे छोटे सेल्स होते हैं कुछ, ठीक है ना। जैसे छोटे छोटे ऐसे कुछ सेल्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे आपको सेल्स दिख रहे हैं ना, इसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। और इसके अंदर जो आपका लंबी लंबी भी सेल देखने को मिलती है, ठीक। कुछ है इस प्रकार ऐसे लंबी लंबी आपको सेल देखने को मिलती है, ठीक है ना। इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा जो ये जो सेल होती है ना इसको हम लोग सर्टोली सेल बोलते हैं, सर्टोली सेल बोलते हैं। या फिर इसी को हम लोग नर्स सेल बोलते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है इसलिए। तो यही देखिए बोला गया है कि सेमीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल होता है ना उसके अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया या फिर जो मेल जम सेल होती है जो कि स्पर्म बनाती है, ठीक। और जो सर्टोली सेल्स होती है जो कि हमने बताया ना आपको, जो लंबी लंबी सेल्स होती है जिसको सर्टोली सेल्स या फिर नट सेल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, जो जर्म सेल होता है, डेट इज़ कौन, स्पर्मेटोगोनिया को ही जर्म सेल बोलते हैं, ठीक। और सेमीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर याद रखिएगा आपका जो लेडिक सेल्स होता है, ठीक, जिसको इंटरस्टेशियल सेल बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि क्या करता है एंड्रोजन का फॉर्मेशन और सेक्रेशन कराता है। एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन, ठीक। यहाँ पर तो उतना जगह ही नहीं बचा, नहीं तो चलिए समझा देते हैं यहाँ पे। जैसे ये आपका सेमीफेरस ट्यूब्यूल है ना, ठीक। ये जिस कैविटी के अंदर रहती है ना, इस कैविटी को हम लोग इंटरस्टेशियल स्पेस बोलते हैं, ठीक। ये तीनों जो आपका सेमीफेरस ट्यूब्यूल जिसके अंदर होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टेशियल स्पेस बोलते हैं, ठीक। इसको शॉर्ट में हम लिख दिए हैं, ठीक है ना। और यहीं पे आपका जो है ना लेडिक सेल्स जो होता है ना यहाँ पे आपका पाया जाता है, ठीक। ये ठीक है ना, इस इंटरस्टेशियल स्पेस के अंदर है इसलिए इसको इंटरस्टेशियल हम लोग सेल बोलते हैं या फिर लेडिक सेल बोलते हैं, ठीक। जो कि टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाती है, फॉर्मेशन, समझ गए आप, तो क्लियर हो गया। और जो पेनिस होता है, पेनिस को मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं हम लोग, ये तो अभी आपको हम समझा ही दिए थे यहाँ पे, ठीक। मेडअप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, जो पेनिस जो होता है ना इरेक्टाइल टिश्यू की बनी होती है जो कि क्या करती है पेनिस को इरेक्ट करने में मदद करती है, ठीक है। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा स्पर्म का क्या स्ट्रक्चर होती है। तो स्पर्म आपका 4 पार्ट को मिलकर बना होता है, ठीक। एक तो हेड हो गया, ठीक है ना, हेड हो गया, और ये नेक हो गया, और ये मिडिल पीस और टेल को मिलकर बना होता है, ठीक। जो स्पर्म का जो हेड होता है ना, एक चीज़ याद रखिएगा, जो स्पर्म का जो हेड है, ठीक, ये जो होता है ना कैप लाइक स्ट्रक्चर से घिरी रहती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोजोम बोलते हैं। एक्रोजोम है जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि किसकी बनी होती है, गोल्गी बॉडी की आपका बनी होती है, ठीक है। और ये जो स्पर्म का जो हेड होती है ना इसके अंदर इन हैप्लॉइड याद रखिएगा, इन लॉन्गटेड क्या भैया न्यूक्लियस होती है, ठीक। और जो नेक हो गया ना, नेक वाले जो रीजन होती है ना इनके पास 2 गो सेंट्रियोल होती है, एक तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, एक डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हमेशा क्लीवेज में मदद करती है, ठीक है। ये पूछ सकता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए हम बता दिए, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसको आप लिख लीजिएगा। और जो मिडिल पीस होती है ना, यहाँ पर याद रखिएगा ये ऑरेंज वाला जो है ना ऐसे 25 गो जो है ना आपका स्पाइरल क्या होते हैं, माइथोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस वाले रीजन में पाई जाती हैं, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं हम लोग, ठीक।
25 गो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया जो मिडिल पीस वाले रीजन में होती हैं, जो कि क्या करती है, जो स्पर्म है ना उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि स्पर्म का और काफ़ी ज़्यादा मोटाइल हमारा हो सके। ठीक, देखिए वही बोला गया, जो हेड होता है ना स्पर्म का, ठीक, उसमें जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको एक्रोजोम बोलते हैं, जो कि गोल्गी बॉडी का आपका बना होता है, ये बताएं। और यही कंटेन किया रहता है कुछ एंजाइम्स को, जो कि एग का ओव्यूल हो गया ना आपका, उसके जोनो प्लेक्सुला की जो लेयर है उसको तोड़ने का काम करती है। और न्यूक्लियस जो हो गया, हेड के पास जो न्यूक्लियस होता है कंटेन हैप्लॉइड होता है और सेट ऑफ क्रोमोजोम इसके अंदर होती है। मिडिल पीस वाले में बोला गया है स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना आपका स्पाइरली अरेंज होती है मिडिल पीस में, ठीक, जो कि क्या एनर्जी है जो प्रोवाइड करती है ताकि स्पर्म आसानी से मूव कर सके। टेल वाला एक जो पार्ट हो गया, ठीक, कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिला बीच प्रोवाइड मूवमेंट, जो कि इसको क्या मूवमेंट प्रोवाइड करती है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में, यही बताया गया। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया है। और थोड़ा सा यहाँ पे बच गया है, जो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे जो स्पर्म का क्या पाथ होता है जो देख लेते हैं। तो हमने क्या बताया कि टेस्टिस के अंदर जो से 1 से 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को क्या सेमीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, जो कि आपका जाके किस में खुलती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर एक और पार्ट आता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई के जरिए सेमीफेरस ट्यूब्यूल जो है ना, ट्यूबुलाई सेमीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है ट्यूबुलाई रेक्टाई के जरिए जाके किस में, ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है जिसको रेटेड टेस्टिस बोलते हैं। और ये रेटेड टेस्टिस भाषा इपरेंसिया में खुलती है। भाषा इपरेंसिया आपका एपिडाइडमिस में जाके खुलता है, ठीक, और एपिडाइडमिस आपका जाके खुलती है भाषा डिफरेंस में। अब भाषा डिफरेंस हमने देखा जाके खुलती है इजैकुलेटरी डक्ट में, ठीक, मतलब भाषा डिफरेंस जो सेमाइनल वेसिकल के जो ग्लैंड के डक्ट के साथ मिल के कॉमन डक्ट बनाती है, जिसी को तो इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, जो कि बताएं, जो कि यूरेथ्रा के जरिए होते हुए यूरेथ्रल मीटस के जरिए अपना यूरिन स्पर्म बाहर निकाल देती है, ठीक। और याद रखिएगा स्पर्म हो गया, यूरिन हो गया, और जो आपका सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड जो कि आपका कैसा है, पेयर्ड होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल होता है, फिर कॉपर्स ग्लैंड जिसको बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड जो कि पेयर्ड होती है। ये तीनों भी अपना जब सिक्रीशन करती है, ठीक, और यही यूरेथ्रा के जरिए ही अब बाहर निकल रहा होता है ना, तो अब इसको यूरेथ्रा नहीं बोलते, अब इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं। चलिए इतना याद रखिएगा एकदम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो ये भी आपका जो कमर वाला जो रीजन होती है ना उसमें पाया जाता है, ठीक। इसके अंदर क्या आ जाता है, जैसे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसके अंदर ओवरीज आ जाता है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर जैसे कि कुछ डक्ट आ जाते हैं, ठीक है ना, कुछ ग्लैंड्स आ जाते हैं, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल का आ जाता है, और मेमरी ग्लैंड आ जाता है, ठीक है। चलिए समझते हैं अब हम लोग। जैसे कि अब हम लोग देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसको हम लोग याद रखिएगा, ऊपर वाले पार्ट को ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यूटेराइन फंडस बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो है ना आपका ओवरी है, ठीक, और ये आपका क्या हो गया, तो याद रखिएगा ओवरी हो गया, जिसका जो लेंथ होता है, ओवरी का जो लेंथ होता है ना, हमेशा याद रखिएगा 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है, ठीक, ठीक है। और ये क्या है भैया, आपका ओविडक्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, जो कि 3 पार्ट को मिलकर बनी होती है। इनफंडिबुलम हो गया, एम्पुला और इस्थमस, ठीक। इनफंडिबुलम जो होता है, ठीक है ना, ये नैरो होता है, ठीक, जो कि वाइडर रीजन में जाके खुलती है, जिसको हम लोग क्या एम्पुला बोलते हैं। और ये जो एम्पुला है जो इस्थमस में जाके खुलती है, जो कि यूटरस से जुड़ी रहती है, समझ गए। और इनफंडिबुलम के टिप पर यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो देखने को मिलती है इस प्रकार से, ठीक है ना। इसको हम लोग फिमरी बोलते हैं, जिसका काम क्या है, जब ओवरी जब ओवुलेशन कर देती है, मतलब ओवरी जब हमारा क्या करती है, एक को बाहर निकाल देती है ना, तो ये जो है ना इसको खींचने का काम करती है, और खींच के ये फैलोपियन ट्यूब्स का जो एम्पुलर रीजन है यहाँ पे लेके आती है, ताकि अगर स्पर्म यहाँ से आ गया फीमेल के वजाइना से, तो इस रीजन में फर्टिलाइजेशन हो सके, क्योंकि एम्पुला वाले रीजन में ही फर्टिलाइजेशन आपका होता है, ठीक है। ये जो होता है ना आपका वजाइना होता है, ठीक। फीमेल में पूछ देगा जो वजाइना में जो लार्ज वेस्टिबुलर ग्लैंड जो होती है उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा बार्थुलिन ग्लैंड से होता है, ठीक। वो मेंशन नहीं किया जा गया यहाँ पे, जो कि क्या म्यूकस को सिक्रेट करती हैं, ताकि मेल अपना पेनिस को जब इंसर्ट करता है तो उनके बीच में फ्रिक्शन जो है ना काफ़ी कम हो, इसीलिए। और यहाँ पर जो कैनाल होता है जो कि सर्विकल कैनाल बोलते हैं, जो कि जाके क्या सर्विक्स में खुलती है और ये आके यूट्रस में खुल जाता है, ठीक। इसी को यूट्रस की कैविटी बोलते हैं, जहाँ पे बच्चा इम्प्लांट होता है, ठीक है ना। इतना आप समझ लिया। और याद रखिएगा एक चीज़ और, जो ये जो सर्विकल कैनाल है, ठीक, ये वजाइना के जो कैनाल है ये वाला, ठीक,
ये वाला जो कैनाल है ना आपका, इसके साथ मिलके क्या बनाती है, बर्थ कैनाल बनाती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और ये आप देख रहे होंगे यूट्रस के अंदर 3 गो लेयर आपका देखने को मिलती है। ठीक है ना। ये जो बाहर वाली जो लेयर है इसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं, जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल की बनी होती है और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के है। अब बीच वाली लेयर को हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं, जो कि थिक स्मूथ मसल टिश्यू की है जो बनी होती है। और अंदर वाली लेयर जो इंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है, इसी को हम लोग क्या ग्लैंडुलर लेयर बोलते हैं। ठीक, कुछ ग्लैंडुलर सेल्स की बनी होती है। ठीक, और ये मेन 2 चीज़ आपको याद यहाँ पे रखना है कि जो मायोमेट्रियम वाली लेयर होती है ना, ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन है जो डिलीवरी के समय पे करवाती है, ताकि बच्चा से का डिलीवरी आसानी से हो जाए। ठीक, इंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है ना, इसमें हमेशा जो बच्चा जो होता है, ठीक, यहीं पे आके इम्प्लांट होता है इसी लेयर में। और जो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान चेंजेस देखने को मिलती है ना, ठीक, इसी लेयर में हमेशा देखने को मिलती है, इंडोमेट्रियम वाले में लेयर में। यही फंक्शन आपको याद रखना है। चलिए इधर आते हैं आप। ओवरी, ओवरी कैसा होता है, पेयर होता है। ठीक, लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है, जो कि कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल, जो कि पेल्विक वॉल से कनेक्ट रहती है और यूट्रस से आपका। ठीक है, और डिवाइडेड इनटू, और ओवरी जो होता है ना आपका, कुछ इस प्रकार याद रखिएगा। जो ओवरी होता है ना, इसके अंदर जो फ्लूइड आपका भरा रहता है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। जिसके जो पेरिफेरल किनारा वाला जो पार्ट है ना, जिसको ओवेरियन हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, और ये जो बीच वाले पार्ट है जिसको ओवेरियन मेडुला बोलते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक, तो वही बोला गया, जो ओवरी जो होता है 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स में और एक इनर मेडुला में। ठीक, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, और ओवरी हमारा फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है, जिसको क्या ओवम बोलते हैं, और जिस प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस करती है इसी को ओव्यूलेशन बोलते हैं। तभी तो हमने देखा कि फंडिबुलम के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ना एंड पर, जिसको फिमरी बोलते हैं, ओव्यूलेशन के बाद क्या ओवा को ये खींचने का काम करती है और उसको लेके एम्पुला में आती है। तो वही तो बोला गया है कि प्रोड्यूस फीमेल गैमेट को ओवरी प्रोड्यूस करती है, जिसको ओवम बोलते हैं, और कुछ हार्मोन को भी प्रोड्यूस करती है, जैसे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और वो ठीक, और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और एम्पुला वाले रीजन को फर्टिलाइजेशन का साइट बोलती है। तो आपको हम समझाएंगे, क्योंकि यहीं पे आके स्पर्म और ओवा फ्यूज होते हैं। और फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर याद रखिएगा, मॉन्स प्यूबिस आता है, लैबियम मेजोरा, लैबियम माइनोरा आता है, और हाइमेन एंड क्लिटोरिस आपका आ जाता है। ठीक, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, नहीं दिया गया, तो चलिए हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए आप इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, हम आपको समझा रहे हैं। तो ठीक, जैसे आपको दिख रहा होगा, हम अब लोग समझाते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है ना फीमेल का, उसको हम लोग समझा रहे हैं। जैसे कि याद रखिएगा, या फिर ऐसे, या फिर छोड़िए, हम आपको डायरेक्ट जो बता देते हैं। ठीक, एक्सटर्नल जेनेटेलिया हम लोग फीमेल का देख रहे हैं। ठीक, किसका देख रहे हैं, तो हम लोग फीमेल का देख रहे हैं। ठीक है ना, जिसमें याद रखिएगा एक चीज़, बाहर की तरफ, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया गया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं, जो कि याद रखिएगा मॉन्स प्यूबिस जो होता है ना आपका कवर रहता है किससे, तो याद रखिएगा कवर बाय, जो आपका जो प्यूबिस हेयर कवर रहती है। ठीक, प्यूबिस के याद रखिएगा जो हेयर होता है प्लस में जो स्किन होता है ना, इससे घिरी रहती है। ठीक, और इसके अंदर पेयर फ्लेसी फोल्ड टिश्यू पाई जाती है। ठीक, जिसको हम लोग क्या लैबियम माइजोरा बोलते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार से याद रखिएगा आप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको जो है ना हम लोग लैबियम माइजोरा बोलते हैं। ठीक, लैबियम माइजोरा बोलते हैं। और इसके जस्ट अंदर और एक पेयर फोल्ड टिश्यू पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लैबियम माइनोरा बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लैबियम माइनोरा बोलते हैं। समझ गए ना, इसको हम लोग लैबियम माइनोरा बोलते हैं। और यहाँ पर जो ओपनिंग होता है ना, 2 गो ओपनिंग होता है लैबियम माइनोरा के अंदर। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। जहाँ से याद रखिएगा आप लोग, ये यूरिन है जो बाहर निकलता है। और ये वाला जो ओपनिंग होती है ना, इसको वेजाइनल ओरिफाइस बोलते हैं। ठीक, जहाँ से स्पर्म बाहर निकलती है, या फिर मेल अपना पेनिस पार्ट जो कोपुलेटरी पार्ट होती है ना, उसको यहीं पर इंसर्ट करता है। ठीक है,
और यही जो आपका वेजाइना जो होता है ना, याद रखिएगा पार्शियल आधी जो है ना एक पतली सी मेम्ब्रेन से घिरी रहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइमेन बोलते हैं, ठीक। जो कि आपका एनसीईआरटी बोल रखती है कि हाइमेन इज नॉट अ रिलेटिव, ये हाइमेन इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ठीक, जो कि आपका एनसीईआरटी बोलती है। इसलिए वो ऐसा बोले क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हाइमेन जो होता है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के ही दौरान है जो बस ब्रेक हो जाए, ठीक, या टॉर्न हो जाए। टॉर्न मतलब फटना। इसका बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक। हाइमेन को याद रखिएगा आप कि ब्रेक होने का बहुत सा रीज़न होता है, ठीक, जिसमें 2 रीज़न आपको एनसीईआरटी बता रही है। एक तो रीज़न होता है जो हॉर्स राइडिंग करती है जो लोग, उनका हाइमेन जो इसके कारण ब्रेक हो जाता है। और दूसरा याद रखिएगा जो लोग साइकिलिंग जो साइकिल चलाती है ना, उनका भी हाइमेन इसके कारण ब्रेक हो जाता है। जो ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के ही कारण हाइमेन है जो बस ब्रेक हो, ठीक। चलिए, और यहाँ पे याद रखिएगा जस्ट जो लैबियम माइनोरा और लैबियम मेजोरा के बीच में याद रखिएगा यहाँ पे है कि हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस बोलते हैं। क्लिटोरिस बोलते हैं, जो कि क्या है, क्लिटोरिस को बोलते हैं ऐसा कि ये इरेक्टाइल टिश्यू होती है या फिर स्पंजी टिश्यू होती है, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या करती है भैया, इसको जो है खींचने का काम करती है, मतलब लम्हाड़ने का काम करती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या होता है, एनस होता है, ठीक। ये आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है फीमेल का। तो इतना तो आप समझेंगे होंगे, समझाएं तो। चलिए आप समझते हैं। तो यही सारा चीज़ यहाँ पे बोला गया, इसको आप पढ़ लीजिए, हम आपको डायग्राम से समझा दिए हैं, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी आपका बोल रही है कि एनसीईआरटी आपका 28 दिन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जो लेके चल रही है, ठीक। ऐसे तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है ना, जितने भी फीमेल होती हैं उनमें वैरी करते रहता है, किसी में 28 दिन का, किसी में 30 दिन, किसी में 1 महीना होता है, किसी में 2 महीना का भी होता है, ठीक। मतलब सब में वेरिएशन होते रहता है। लेकिन आपका एनसीईआरटी अप्रोक्सीमेट 28 दिन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल लेके समझाई है, ठीक है। याद रखेगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है ना, हमेशा क्या प्यूबर्टी के एज से बाद से जो देखने को जो मिलती है, ठीक। और जितने भी फीमेल प्राइमेट्स होते हैं ना, उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखने को मिलती है। जो नॉन फीमेल प्राइमेट्स है उनमें आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया साइकिल देखने को मिलती है, जैसे चिंपांजी और मंकी हो गया। आपसे बोला जा सकता है मेनार्ची क्या होता है, जिस पीरियड से आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है ना, जिस समय से, उसी को मेनार्ची बोलते हैं। मेनापॉज क्या होता है, वो समय जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल ख़त्म हो जाती है उसको मेनापॉज बोलते हैं, ठीक। याद रखिएगा 3 से 5 दिन का जो 28 दिन का अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो 3 से 5 दिन वाले स्टेज को हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लिया जाए अगर पिछले महीने फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक, लेकिन आपका जो यूट्रस के इंडोमेट्रियम की जो लेयर है यूट्रस की, ठीक, वो तो प्रिपेयर हो चुकी है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि भैया अगर मान लिया जाए स्पर्म आ जाएगा तो फर्टिलाइजेशन है जो आराम से हो जाएगा, ठीक, तो वो तो प्रिपेयर हो चुकी है। लेकिन मान लिया जाए पिछले महीने में अगर नहीं हुआ है फर्टिलाइजेशन, तो अगले महीने में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा तो शुरू के 3 से 5 दिन तक जो इंडोमेट्रियम की लेयर जो पिछले महीने में तैयार हो गई थी ना, वो अब बर्बाद हो जाएगी और पूरा जो जितने भी ब्लड वेसल्स इंडोमेट्रियम की लेयर में होती है म्यूकस सारा एक निकलना चालू हो जाती है, ठीक। वही बोला गया 3 से 5 दिन वाले फेज को मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड है जो फ्लो होती है, ठीक। और याद रखिएगा 3 से 5 दिन का फेज को हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। और 5 से 14 दिन वाली जो फेज होती है ना, इसको हम लोग फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर प्रोलिफरेटिव सेल्स फेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोलिफरेटिव सेल्स जो होती है ना, डिवाइड होकर क्या करती है, जो इंडोमेट्रियम की जो लेयर है ना, इसको वापस से जो ठीक है जो करने लगती है। क्योंकि फिर से इस महीने में जो इंडोमेट्रियम की जो लेयर है यूट्रस की, इसको पॉसिबिलिटी होता है, एक संभावना होता है कि भैया इस महीने भी अगर स्पर्म आ जाएगा तो ओवा के साथ फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा आपका, ठीक, ठीक है ना। तो ये फिर से एंडोमेट्रियम की लेयर ठीक होना शुरू हो जाती है, ठीक है, ठीक है ना। और इस समय याद रखिएगा आपका प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल है जो कम होता है, ठीक, लेकिन उसके कंपेयर में एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे 14 दिन पे काफ़ी बढ़ा रहता है, ठीक। और एलएच और एफएसएच का जो सिक्रीशन है 14 दिन पे ज़्यादा रहता है, लेकिन एलएच जो होता है ना सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होती है, सबसे ज़्यादा इसका सिक्रीशन होता है, और ये हाईएस्ट पॉइंट पर होती है ना, इसी को एलएच सर्ज बोलते हैं, ठीक। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज बोलते हैं, ठीक, ठीक। अब 14 दिन के बाद का जो फेज़ होती है ना, उसको हम लोग थोड़ी दिन की जो फेज़ होती है ना, उसको याद रखिएगा हम लोग ओव्यूलेटरी फेज़ बोलते हैं। क्यों इसलिए बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो ओवम है ना वो बाहर निकल जाता है, ठीक।
जैसे देखिए क्या होता है, 3 से 5 दिन वाले जो फेज़ होती है ना, यहाँ पे आपने देखा मेंस्ट्रुअल फेज़ बोलते हैं, यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक। और 5 से 14 दिन वाले फेज़ को प्रोलिफरेटिव फेज़ बोलते हैं, क्योंकि प्रोलिफरेटिव सेल्स यहाँ पे डिवाइड होकर एंडोमेट्रियम की लेयर को दोबारा से थिक करती है, या फिर इसी को फॉलिकुलर फेज़ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फॉलिकल जो होती है ना, जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होके है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। आपका मतलब जैसे ये अगर प्राइमरी फॉलिकल्स है तो सेकेंडरी में 5 से 7 दिन में क्या होता है, आपका जो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन 7 से 14 दिन में क्या होता है, जो आपका जो टर्सरी फॉलिकल है वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और 14 दिन के जस्ट एक दिन बाद आपका जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, ये फट जाता है और ओवम को बाहर निकालता है। इस प्रोसेस को ओवुलेशन बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ थोड़ी दिन के लिए जो फेज़ होता है ना, इसको ओवुलेशन फेज़ बोलते हैं। उसके बाद वाले फेज़ को ल्यूटियल फेज़ या फिर सेक्रेटरी फेज़ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेक्रेटरी सेल्स है जो आपका पाई जाती हैं, ठीक। अब आपका ओवा में जो बाहर आ गया, ठीक। तो कुछ जो मैच्योर जो ग्राफियन फॉलिकल्स की जो लेयर होती है ना, वो डेवलप होकर कार्पस ल्यूटियम बनाती है, ठीक। और ये कार्पस ल्यूटियम इस फेज़ में डेवलप होकर क्या बनाती हैं आपका, तो कार्पस याद रखिएगा अल्बिकेन से जो बनाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो लेवल होती है 14 दिन के बाद, याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल है जो कि अब बढ़ी रहती है, और एलएच एफएसएच का लेवल घट जाती है। मतलब आपको यहाँ से ये समझ में आया कि जो एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो 2 बार है जो पूरे साइकिल में जो बढ़ती है। एक तो 14 दिन पे बढ़ी रहती है, ठीक है, और एक क्या भी है 14 दिन के बाद बढ़ी रहती है 2 बार। लेकिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल आपको एक ही बार है जो बढ़ी हुई दिखती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं क्या कि आपने पढ़ा होगा कि जो कार्पस ल्यूटियम होता है और एक ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ना, वो क्या एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करती है, ठीक। तो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स बन गया और ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करती है, जिसके कारण लेवल यहाँ पे एक बार ज़्यादा रहता है और यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम बना, ठीक है। और आप जानते हैं कार्पस ल्यूटियम जो होती है ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों का सिक्रीशन करती है, ठीक। जिसके कारण 14 दिन के बाद एक बार एस्ट्रोजन का लेवल फिर से देखने को मिलता है ज़्यादा, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं करती है, इसी कारण, ठीक। और एलएच एफएसएच यहीं पर एक बार सिर्फ ज़्यादा है जो देखने को मिलती है, ठीक। फिर वापस से ये वाला जो साइकिल जो होती है ना, 28 दिन के बाद वापस से जो रिपीट होना लगता है। अगर अगला महीना फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से जो एंडोमेट्रियम की लेयर तैयार हुई है, फिर से 5 से 7 दिन में अगला महीना का मेंस्ट्रुएशन साइकिल का इन 5 से 7 दिन में वो वापस से डीजनरेट हो जाती है और ब्लड फ्लो है जो कि बाहर जो निकलने लगती है ब्लड फ्लो, ठीक। तो यही होता है साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ समझ रहे हैं, ठीक। हाँ, जैसे अब हम लोग चलिए समझते हैं ये वाला जो एक और हमारा जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर एक और नहीं, इसी का आगे का जो पार्ट है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए गैमेटोजेनेसिस के अंदर हम लोग देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस आता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, तो स्पर्म मेल जर्म सेल जो होती है ना, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, तो स्पर्मेटिड जब आपका स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है स्पर्मिएशन क्या होता है, सेमीफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म बाहर निकल जाती है, इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं, ठीक। चलिए समझते हैं स्पर्म कैसे बनता है आपका, ठीक है ना। तो हम जानते हैं स्पर्म का प्रक्रिया हमेशा प्यूबर्टी से जो बनना शुरू होता है, ठीक। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब प्यूबर्टी पर क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया जो कि आपका कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है ना। इनमें जब माइटोटिक डिफ्रेंसिएशन होता है ना, तो याद रखिएगा स्पर्मेटोगोनिया से बहुत सारे स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक स्पर्मेटोसाइट आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, जिसमें जब पहला मियोसिस होता है आपका, तो क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। और इसमें ठीक है ना 2 गो बनता है, क्योंकि आप जानते हैं मियोसिस बने जो रिडक्शनल डिवीज़न होता है, तो आपने देखा क्या कि 2 गो है जो कि आपका बन गया ये, ठीक है ना। जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहला मियोसिस होता है तो 2 गो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बनता है, 1-2 बन गया आपका, ठीक। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब दूसरा मियोसिस होता है, ठीक, तो आप जानते हैं जो मियोसिस 2 जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक। तो इससे 2 गो स्पर्मेटिड ये वाले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है और ये वाला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनता है, ठीक। और यही डेवलप होकर आपका स्पर्म बनाता है, जिसको स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा स्पर्मेटोगोनिया आपका डिप्लॉयड होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी आपका डिप्लॉयड होता है,
सेकेंडरी अब आपका स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होता है और आपका स्पर्मेटिड हैप्लॉइड होता है, और स्पर्म जिसको स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं ये भी हैप्लॉइड होता है। ठीक, तो याद रखिएगा स्पर्मेटोगोनिया से, ठीक है ना, स्पर्मेटोजोआ या जिसको स्पर्म बोलते हैं ये बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, और स्पर्मेटोगोनिया से, ठीक, स्पर्मेटिड बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक, और स्पर्मेटिड से स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक, और स्पर्मिएशन क्या होता है, तो जैसे स्पर्मेटोजोआ जिसको स्पर्म बोलते हैं ये बन गया, ये जब बन जाता है ना तो ये अपना जो हेड है ना वो सर्टोली सेल्स को नर सेल बोलते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इसमें जाके अपना सारे जो घुसा देती है कुछ इस प्रकार। ठीक है ना, और जब न्यूट्रिशन देना बंद कर देती है तो बाहर निकल जाती है सेमीफेरस ट्यूब्यूल के जरिए, इस प्रोसेस को ही स्पर्मिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, यहीं पर समझ लेते हैं वो भी। तो जैसे ऊगोनिया हो गया, ठीक है, ऊगोनिया जो कि कैसा डिप्लॉयड होता है, ठीक है ना, बहुत सारे ऊगोनिया हो गया जिसमें माइटोटिक डिफ्रेंसिएशन होते हैं, तो बहुत सारे ऊसाइट बनती है यहाँ पे भी। ठीक, जिनमें से कोई एक ऊसाइट डेवलप होकर के आप प्राइमरी ऊसाइट आपका बना लिए जो कि कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक, इस प्राइमरी ऊसाइट में जब मियोसिस बन जब आपका होता है ना, ये मियोसिस वन जब आपका होता है ना तो ये जो प्रोफेज वन जो होता है ना इसका डिप्लोटिन स्टेज में जाके ये रुक जाती है। ठीक है, और जब जन्म हो जाता है प्यूबर्टी के बाद, जो मियोसिस वन का जो प्रोफेज वन का जो डिप्लोटिन स्टेज में जो रुक गई थी ना, अब यहाँ से क्या प्राइमरी ऊसाइट से एक याद रखना आपका फर्स्ट पोलर बॉडी है जो बन जाती है। ठीक, जो रुकी हुई थी कि वो प्रक्रिया अब चालू हो जाती है। ठीक, अब एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और एक सेकेंडरी ऊसाइट बनती है। ठीक, और यहाँ पे जब मियोसिस 2 होता है ना तो याद रखिए जो मेटाफेज 2 स्टेज होती है ना यहाँ पे जाके ये रुक जाती है जब तक आपका स्पर्म सेकेंडरी ऊसाइट से आके यहाँ पे मिल नहीं जाता आपका स्पर्म। ठीक है ना, जब तक कि सेकेंडरी ऊसाइट से सेकेंडरी पोलर बॉडी और ओवा में जो नहीं बनेगा। ठीक, मतलब आप समझे कि जो फीटल स्टेज जो होता है, मतलब जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस समय जो होता है ना आपका क्या, वो गोनिया से बस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो क्या बन जाता है। ठीक, और मियोसिस वन में जाके अरेस्ट हो जाती है। लेकिन जब बर्थ हो जन्म होता है, जन्म के बाद जो मियोसिस वन जो कि प्रोफेज वन का जो डिप्लोटिन स्टेज में जाके रुक गई थी अब ये चालू हो जाती है। ठीक है ना, और जो आपका प्राइमरी जो ऊ साइट है उससे एक फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंडरी ऊ साइट है जो बन जाता है। ठीक, और यहाँ पे जब मियोसिस 2 होता है ना आपका तो ये जो है ना अरेस्ट हो जाती है। ठीक, और जब तक कि सेकेंडरी ऊसाइट से स्पर्म आके नहीं जुड़ता है, ठीक, तो प्यूबर्टी के समय पर, ठीक है ना, तब तक आपका सेकेंडरी पोलर बॉडी ओवा में जो नहीं बनेगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, वही बोला गया जो प्राइमरी जो ऊसाइट जो होता है ना 2 मिलियन मतलब जन्म के समय पे जो प्राइमरी ऊसाइट जो होता है ना याद रखिएगा करीब 2 मिलियन है जो क्या पाया जाता है। ठीक, और जो प्राइमरी फॉलिकल्स होती है मतलब प्यूबर्टी के समय पे करीब 60,000 से 80,000 ही हैं जो कि आप फॉलिकल्स आपका पाई जाती है। ठीक है, जन्म के समय पे ये याद रखिएगा आप। जैसे अब हम लोग देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन, हाँ, या और इम्प्लांटेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन क्या होती है तो आप जानते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आप पढ़े ही होंगे। इम्प्लांटेशन क्या होती है, ब्लास्टोसिस्ट है जब कम्प्लीटली आपका जो यूटरस के जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसमें जो ब्लास्टोसिस्ट कम्प्लीटली जाके घुस जाती है ना तो इसको हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। जैसे जो आपका मोरुला जो होता है, ठीक है ना, आपका जो मोरुला होता है वो हाँ आपका जो मोरुला जो होता है ना, मोरुला के पास याद रखिएगा आपकी 8 से 16 क्या होते हैं, ब्लास्टोमर होते हैं। ठीक है, 8 से 16 ब्लास्टोमर होते हैं। यही मोरुला जो होता है ना आपका कन्वर्ट होकर ब्लास्टुला बनाता है। ठीक है ना, ब्लास्टुला बनाता है क्या, कन्वर्ट होकर। ठीक, ये आप लिखते चलिएगा, कुछ कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, और ये ब्लास्टुला के अंदर, ये ब्लास्टुला के जो अंदर हम जानते हैं ब्लास्टोसिस्ट होता है। ठीक है ना, जिसमें जो बाहर वाली जो लेयर आपको ये दिख रही है ना इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक, और ट्रोपोब्लास्ट के अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती है, ठीक है ना, इसको हम लोग इनर मास सेल बोलते हैं। ठीक, जिसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको सिव सेल्स बोलते हैं। ठीक है ना, जो कि क्या बनाती हैं, हार्ट या फिर टिश्यू के सेल बनाते हैं। ठीक, ये आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हूबहू। ठीक, इतना ये सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक, कंफ्यूज हो जाइएगा, जो बताएं बस उतना ही याद रखिएगा। ठीक है,
और एक चीज़ याद रखिएगा क्या, ये कि जो प्राइमरी आपका फॉलिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक, या फिर सेकेंडरी फॉलिकल की आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इन दोनों के सेंटर पे प्राइमरी oocyte रहती है, ठीक है ना। लेकिन फ़र्क बस ये है कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स होती है ना, जिसमें जो सेंटर पे जो प्राइमरी oocyte होती है वो बाहर से ग्रेनुलोसा सेल की लेयर से घिरी रहती है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे अगर हम सेकेंडरी फॉलिकल्स की बात करें तो इनके भी सेंटर पे प्राइमरी oocyte ही होती है, लेकिन यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल की जो लेयर दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है, ठीक है ना। एक थीका एक्सटर्ना में डिवाइडेड रहती है, ठीक, शॉर्ट में लिख रहे हैं, और ये अंदर वाले जो लेयर हो गए ना जिसको थीका इंटरना बोलते हैं, जबकि यहाँ पे बस सिर्फ क्या ग्रेनुलोसा GRANULO ऐसे ग्रेनुलोसा सेल की ही लेयर होती है, ठीक, ये लिख दिए हैं। और जब ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई और सेकेंडरी जब टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होती है तो याद रखिएगा, ठीक है ना। और तो इनके पास जो होता है ना आपका, ठीक, जो टर्सरी फॉलिकल होती है इनके सेंटर पे आप याद रखिएगा हमेशा कि सेकेंडरी oocyte होती है, ठीक है ना। ये भी इसी का स्ट्रक्चर है, बस मैच्योर हो गया है तो ये बता रही है कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया है, ठीक। तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, जो सेकेंडरी सेंटर पे जो है सेकेंडरी oocyte यहाँ पे होती है, ठीक, जो कि बाहर से जोना प्लेक्सुडा की जो लेयर होती है ना ये वाला, इससे घिरी रहती है, ठीक। और ये वाला जो हो गया ना, इसके बाहर जो फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है जिसको एंट्रम हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और बाहर की तरफ थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल की जो लेयर है जो कि आप पाई जाती है आपका, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक, ये जो सेकेंडरी आपका oocyte है और ये जो थीका एक्सटर्नल और इंटरनल की जो लेयर है जो कि थीका डिवाइड होकर बनाई है ग्रेनुलोसा सेल से, ठीक, तो इन दोनों को पकड़ कर कौन रखती है, तो इन दोनों को याद रखिएगा कि आपका पकड़ कर रखने का काम कौन करती है, क्यूमुलस ओफेरस, ठीक, ओफेरस का ये काम होता है, ठीक, कि सेकेंडरी oocyte और थीका की जो लेयर है उसको पकड़ के रखती है, ठीक है। चलिए इतना समझ गए, अब आगे समझते हैं हम लोग, ठीक। जैसे अगर बात करें जैसे प्लेसेंटा की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक, तो प्लेसेंटा जो होता है ना स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला जाता है किनके इन बिटवीन, किसके बीच का भैया, तो बच्चा और माता, ठीक, मतलब प्लेसेंटा जो होती है ना स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है माँ और बच्चे के बीच का, ठीक। फंक्शन क्या होता है प्लेसेंटा का, तो याद रखिएगा एम्ब्रियो को, ठीक है, डेवलप होने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, और रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन करने में मदद करवाती है, ठीक है। और ये टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड इट प्रोड्यूस है, और याद रखिएगा जो प्लेसेंटा जो होती है ना टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ का एक्ट करती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये जो होता है ना आज आपका SCG हो गया, ठीक, HPL हो गया, ठीक है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है आपका कि जो प्लेसेंटा जो होती है इंडोक्राइन टिश्यू की तरह थोड़ा बहुत बिहेव कर लेती है, ठीक है। इफेक्टिव बैरियर फॉर वेरियस टॉक्सिन एंड केमिकल, बहुत सारे टॉक्सिन्स और केमिकल के लिए को ये अंदर आने से बच्चा तक जाने से ये रोकती है, ठीक है। स्टोर्स ग्लाइकोजन टिल फॉर्मेशन ऑफ लीवर का फॉर्मेशन जब तक ना हो जाए तब तक यह ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखती है। अब उसके बाद हमने देखा, ठीक है, हमने आपको बताया ना कि इनर मास सेल होता है, ठीक, आपको हम बताए थे कि जो इनर मास आपका सेल होता है उसके अंदर एक स्पेशल सेल होती है जिसको सिव सेल्स बोलते हैं, ठीक, जो कि हार्ट और टिश्यू को जो बनाने का काम करती है। टिश्यू में जैसे कि अगर बात करें तो जो बाहर वाली जो लेयर होती है ना, ठीक है ना, उसको हम लोग एक्टोडर्म बोलते हैं, और जो बीच वाली लेयर को हम जानते हैं मेसोडर्म बोलते हैं, और इनर लेयर को हम लोग इंडोडर्म बोलते हैं, ठीक, इसको बनाने का काम करती है। प्रेगनेंसी जो है हम जानते हैं 9 मंथ का होता है, ठीक, इसी को गैस्ट्रेशन पीरियड को, प्रेगनेंसी को ही हम लोग गैस्ट्रेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक, जो कि 9 महीने का होता है, ठीक, जिसमें याद रखिएगा जो पहला महीने में हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, दूसरा महीने में आपका जो अंगुली हाथ पैर में उंगली का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है, और तीसरा महीने में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बन जाती है, और 5वां महीने में बच्चे में सबसे पहला मूवमेंट है जो देखने को मिलती है और माथा पे बाल आ जाते हैं, और छठा महीना में बॉडी जो होता है ना पूरा बच्चे का हेयर से घिरी रहती है, आई लैसेस का फॉर्मेशन हो जाती है और आई लिड से जो आपका सेपरेट होना चालू हो जाएंगे, और 9वां महीने में बच्चा जो होता है ना वो रेडी होता है डिलीवरी होने के लिए। ये आपका NCERT का लाइन है बता रही है। अब हम लोग देख लेते हैं कि पार्चुरेशन क्या होता है। तो सिग्नल कम्स फ्रॉम डेवलपिंग fetus एंड प्लेसेंटा, ठीक, मतलब पार्चुरेशन का मतलब कुछ नहीं, वही जो डिलीवरी होने का जो समय होता है, मतलब डिलीवरी होने की प्रोसेस को, बच्चा जिस प्रोसेस के दौरान माँ के गर्भ से बाहर निकलता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है।
रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन ऑक्सीटोसिन। ऐसा इसलिए होता है, याद रखिएगा, जो ऑक्सीटोसिन आपका जो हार्मोन होता है इसका सेक्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या, जो इंडोमेट्रियम का जो 3 लेयर आपका होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, ठीक। तो मायोमेट्रियम वाले लेयर में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन है जो करवाती है ऑक्सीटोसिन के बहुत ज़्यादा सेक्रेशन कारण, जिसके कारण यूट्रस के लेयर में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण बच्चा आसानी से जो कि डिलीवर हो जाता है, ठीक। इस प्रोसेस को ही पार्चुरेशन बोलते हैं, वही बताया गया आपका, ठीक। अब लैक्टेशन क्या होता है, तो याद रखिएगा डिलीवरी के, ठीक है ना, पार्चुरेशन के कुछ समय बाद जो माँ जो मिल्क रिलीज करती है ना, ठीक, उसको हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं उसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है जो क्या हर चीज़ पाई जाती है जो कि बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होती है, इसीलिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि बच्चे को डिलीवरी के बाद मतलब पार्चुरेशन के बाद जो मिल्क होता है ना उसको हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो कि येलो कलर का होता है, और इनमें जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो IgA होती है, जो कि और बहुत सारा इसेंशियल बहुत सारे चीज़ें भी होती हैं जो कि बच्चे के वो बहुत ही तंदुरुस्त बनाती है, इसलिए बोला जाता है कि बच्चे के होने के जस्ट बाद आप मिल्क पिलाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बच्चा बहुत ही ज़्यादा हुष्ट पुष्ट जो रहता है, ठीक है। जैसे वही बोला गया, कोलेस्ट्रम मिल्क जो होता है ना प्रोड्यूस डूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ, मतलब शुरू के कुछ दिन, पर्चुरेशन के शुरू के कुछ दिन बाद जो मिल्क प्रोड्यूस होती है उसी को कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक, जो कि बहुत सारे एंटीबॉडी IgA कनेक्ट की कंटेन की हुई है, ठीक है। अब देख लेते हैं जैसे मेमरी ग्लैंड का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपका रिब होता है, ये क्या भैया, मसल बिटवीन रिब है, ठीक। याद रखिएगा कि हर एक जो मेमरी ग्लैंड में जो ना एक एक लोब होती है, ठीक, और हर एक लोब के अंदर 15 से 20 क्या भैया मेमरी लोब्यूल होते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती है ना जिसको मेमरी अल्वोलाई बोलते हैं हम लोग, ये मेमरी अल्वोलाई जो होता है ना, या फिर इसको आप ऐसे समझिएगा कि जैसे कि आपका जो हर एक मेमरी ग्लैंड जो होते हैं ना उसमें हर एक मेमरी ग्लैंड में एक एक लोब होती है, और हर एक लोब के अंदर 15 से 20 आपका मेमरी लोब होते हैं, ठीक, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती है, सेल का गुच्छा होती है जिसको अल्वोलाई हम लोग बोलते हैं, ठीक। यही जो है ना इनके अंदर जो कैविटी होती है जो कि कंटेन की रहती है मिल्क को, ठीक है ना, यही मिल्क का फॉर्मेशन करवाती है, ठीक। और मेमरी अल्वोलाई हमेशा जाके खुलती है किसमें, मेमरी ट्यूब्यूल्स में, और ये मेमरी ट्यूब्यूल जाके खुलती है बाइडर पार्ट में जिसको मेमरी डक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और ये मेमरी डक्ट जाके खुलती है और बाइडर पार्ट में जिसको हम लोग मेमरी एम्पुला बोलते हैं, जो कि लैक्टोफेरस डक्ट के जरिए मिल्क है जो बाहर निकल जाती है, ठीक। इस वाले रीजन को निपिल बोलते हैं, और यहाँ पे डार्क रीजन जो होती है ना उसको हम लोग एरियोला बोलते हैं, ठीक। ये हमेशा आप याद रखिएगा, 15 से 20 मेमरी लोब होते हैं, याद रखिएगा, हर एक लोब के अंदर 15 से 20 मेमरी लोब्यूल होते हैं। हाँ, और आपसे पूछा जा सकता है जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होती है ना हमेशा जो है आपका मिल्क का फॉर्मेशन करवाती है, ठीक, लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमेशा मिल्क को है जो बाहर निकालती है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आपका चैप्टर जो है ना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। अगर कुछ छूट गया ना तो आप NCERT से थोड़ा बहुत है जो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।